हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पर्चा। आई एम पूजा। आज हम देख रहे हैं 14 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है क्योंकि हम कई सारी चीज़ें ऐसे पढ़ने वाले हैं जो इंडिया में पहली हैं। इसके अलावा आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि मध्य प्रदेश के 9 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, जैसे कि गोंड पेंटिंग के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था, याद होगा आप लोगों को। ऐसे ही कुछ नए आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के, जिनको रिसेंटली जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु का भी प्रोडक्ट है, उसे भी जीआई टैग मिला है, वो भी हम देख लेते हैं। और ऐसी कई सारी न्यूज़ को आज हमें डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। कई सारे राज्यों में पब्लिक हॉलीडे भी होता है क्योंकि आज के दिन है भीम जयंती। भीम जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और इन्होंने ही हमारे देश के संविधान को गठित किया है, लिखा है। इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत काम किया है, फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, और कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। मैंने एक कंप्लीट बायोग्राफी जो है बाबा साहब अम्बेडकर पे बनाई हुई है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तो आपको पूरी बायोग्राफी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई सभी अहम घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और 1956 में जब निधन होता है बाबा साहब अम्बेडकर का, तब आप लोग ने सुना होगा कि इन्होंने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। इस साल बाबा साहब अम्बेडकर की 132 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज क्या है, अम्बेडकर जयंती है। ठीक है, अब आज ही के दिन 14 अप्रैल को एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, जिसको 14 अप्रैल मतलब आज ही के दिन लॉन्च किया जाना है। और ये आपका पशुपालन और डेयरी विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और ये डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं, तो ये मिनिस्ट्री संभालते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। और आज ही के दिन 14 अप्रैल को एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। अब कई सारी जूनोटिक बीमारियां होती हैं, डिसीजेज होती हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स की जान चली जाती है। इसलिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इस इनिशिएटिव में भारत की मदद कर रहा है, फंड दे रहा है, तो यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है, ये 5 ईयर के लिए किया जा रहा है, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, और पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत इसको रन किया जाएगा। और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 1228.70 करोड़ रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो बर्डन है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैटल्स जो है हर साल बीमारी के कारण मर जाते हैं, उसके बर्डन को बेसिकली रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव 14 अप्रैल मतलब आज के दिन लॉन्च हो रहा है। कौन लॉन्च कर रहा है, तो आपको याद रखना कि पशुपालन और डेयरी विभाग, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड डेयरिंग जो है वो इसे लॉन्च कर रही है, पुरुषोत्तम रूपाला। और फंड कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी इसमें फंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। मध्य प्रदेश में एक भोपाल के पास एक तहसील है, भोपाल के पास एक छोटा सा जिला है सीहोर। तो सीहोर के सरबती गेहूं को जो है वो जीआई टैग मिला है। भोपाल जो आज मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो कभी सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। तो सीहोर जो है उसे, वहाँ पर सरबती गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूरे देश में, पूरी कंट्री में सरबती गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के सीहोर में होता है। मध्य प्रदेश इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सरबती वीट। तो सरबती वीट को जीआई टैग मिला है, और सरबती वीट जो है वो मध्य प्रदेश का गेहूँ है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सरबती, सरबती नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है, इसमें सुक्रोज और ग्लूकोज, मतलब शुगर की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है ना, इसलिए थोड़ा सा मीठा स्वीट होता है सरबती गेहूँ। ठीक है, और ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ गेहूं की वैरायटी है हमारे देश में। सरबती गेहूं मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, सीहोर जिले में, और इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 5 और हैंडीक्राफ्ट हैं मध्य प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला है। 5 और ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको मध्य प्रदेश के, जिनको जीआई टैग मिला है। आपको जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे आप लोग ने बाघ प्रिंट के बारे में सुना होगा, है ना, बाघ प्रिंट,
तो बाघ प्रिंट भी मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में कि बाघ प्रिंट का एसोसिएशन किस राज्य से है, तो ये मध्य प्रदेश से है। वैसे ही बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन, इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हैंडमेड कारपेट ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के कारपेट हैं। स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेड़ाघाट, बेड़ाघाट जबलपुर में एक जगह है जो कि मार्बल या संगमरमर के लिए जानी जाती है, तो स्टोन क्राफ्ट ऑफ बेड़ाघाट इन जबलपुर, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक ऑफ बारासिवनी, तो बारासिवनी की साड़ी और फैब्रिक को जो है जीआई टैग दिया है। इसके अलावा रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी, तो यहाँ पे डिंडोरी में जो आयरन होता है, लोहे को पीट पीट कर जो है क्राफ्ट या बर्तन तैयार किए जाते हैं, तो उसे भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो ये 5 ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो मुरैना की गजक है और रीवा के जो सुंदरजा आम है, मैंगो हैं, उन्हें भी जीआई टैग मिला था। और कल ही मैंने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। इतने सारे प्रोडक्ट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं जिनको जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। आप चाहें तो हिंदी में ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। सर्वदी गेहूँ जो कि सीहोर से है, मध्य प्रदेश से है, जिसको जीआई टैग मिला है। सुंदरजा आम ये आपका रीवा से है। गजक आपको पता है मुरैना से है। गोंड पेंटिंग ये भी मध्य प्रदेश के डिंडौरी से बिलोंग करती है, इसे जीआई टैग दिया है। गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली पेंटिंग है ये। हस्त निर्मित कालीन मतलब हैंडमेड कारपेट जो कि ग्वालियर से संबंधित है, जिनको जीआई टैग दिया है। लोह शिल्प ये भी आपके डिंडौरी से है, जिसमें आयरन को पीट कर क्या बनाया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं। पत्थर शिल्प मतलब आपके स्टोन क्राफ्ट है जो कि आपके संगमरमर के बने हैं या स्टोन के बने हैं, ये बेड़ाघाट जबलपुर से संबंधित हैं। हैंडलूम साड़ी तो अभी हमने देखी है कि यहाँ पर देखिएगा हैंडलूम साड़ी और फैब्रिक जो है वो कहाँ का है, बारासिवनी का है। और काला बटिक पेंटिंग या कला बटिक बटिक प्रिंट जो है वो कहाँ से है, तो बटिक प्रिंट जो है वो मोमबत्ती का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और ये किससे संबंधित है, उज्जैन मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से हैं जिनको जीआई टैग रिसेंटली दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 2022 में मध्य प्रदेश के वो प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला था, जिनमें धार का बाघ प्रिंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाघ प्रिंट जो है वो मध्य प्रदेश के धार से संबंधित है। चंदेरी साड़ियाँ और महेश्वर साड़ियाँ, तो चंदेरी साड़ी और महेश्वर साड़ी इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। इसके अलावा कड़कनाथ जो आपका चिकन है या कड़कनाथ मुर्गा है ना, वो भी आपके झाबुआ से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया है। तो ये 2022 के कुछ जीआई टैग है जो मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में एक वैली है जिसका नाम है कुम्भम वैली। तो कुम्भम वैली में ग्रेप्स लगाए जाते हैं, अंगूर पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इन ग्रेप्स को भी जीआई टैग दिया है। तो कुम्भम ग्रेप्स रिसेंटली अर्न द जोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग। और बेसिकली ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु में जो कुम्भम वैली है वहाँ पर इन अंगूरों को लगाया जाता है। इन अंगूरों का उपयोग बेसिकली वाइन बनाने में, जैम बनाने में, जूसेस बनाने में किया जाता है। इनको इंट्रोड्यूस 1832 में तमिलनाडु में एक फ्रेंच प्रीस्ट ने किया था। ठीक है, इसमें विटामिन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा टार्टरिक एसिड भी आपको इस ग्रेप्स में देखने को मिलेगा। इसे भी जीआई टैग रिसेंटली दिया है। तो इसका रिलेशन कहाँ से हो गया, तमिलनाडु से। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो सेपरेट वीडियो में रिसेंटली दिए गए जितने भी आपके जीआई टैग हैं तो आप उसको एक ही वीडियो में स्टेट वाइज कवर कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में। 4-5 पर्सन है जो न्यूज़ में है, उनको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन है के कीर्तिवसन। के कीर्तिवसन, इन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया है टीसीएस का। टीसीएस हम सभी को पता है हमारे देश की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। इसके एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, के कीर्तिवसन को चुना है। और इनका कार्यभार जो है वो 1 जून से शुरू होगा। 1 जून से शुरू होगा। ये रिप्लेस करेंगे राजेश गोपीनाथन को। किसे रिप्लेस करेंगे ये, तो राजेश गोपीनाथन को ये रिप्लेस करने का काम करेंगे। राजेश गोपीनाथन को 2017 में एमडी एंड सीईओ बनाया गया था टीसीएस का। अब इनका पद खत्म हो चुका है। तो 5 सालों के लिए टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ के रूप में के श्रीनिवासन को चुना है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे एटीएमए। एटीएमए क्या होता है, तो एटीएमए का मतलब है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एटीएमए होता है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है, अंशुमन सिंघानिया। अंशुमन सिंघानिया अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एटीएमए।
ATMA एक नेशनल इंडस्ट्री बॉडी है जो हमारे देश में टायर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अर्णव बैनर्जी को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO CEAT लिमिटेड का बनाया, CEAT लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये। इन्हें वाइस चेयरमैन ATMA का बनाया है। तो यहाँ पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन गए हैं ATMA के। ATMA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुमन सिंघानिया और वाइस चेयरमैन जो बन गए हैं वो अर्णव बैनर्जी बन गए। नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है। 2 पर्सन आप स्टार्टिंग के भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले पर्सन आपको याद रखना है क्योंकि इनका रिलेशन NPCI से है। NPCI हम सभी को पता है, हमारे देश में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, हम UPI वगैरह के से पेमेंट करते हैं, वो सब रेगुलेट करने का काम कौन करती है? NPCI। NPCI का फॉर्मेशन 2008 में किया था और इसका हेड ऑफिस जो है HO कहाँ पर मिलेगा आपको? इसका मुंबई में मिल जाएगा। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंकिंग एसोसिएशन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा NPCI को तैयार किया गया था। NPCI के हम CTO के बारे में बात कर रहे हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो NPCI के जो CTO बन गए हैं वो बन गए हैं विशाल कनवंती। ठीक है, तो विशाल कनवंती जो है वो नए CTO बन गए हैं किसके? NPCI के। इन्होंने NPCI को 2017 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, कल मैंने आपको डिस्कस किया था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हो रही है। अलग अलग कैटेगरी में भारत के जो एथलीट या रेसलर्स हैं उनको ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल हासिल हुए हैं। तो हम उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतिम पंघाल के बारे में। इंडियन रेसलर है अंतिम पंघाल और इन्हें सिल्वर मेडल मिला है 53 kg कैटेगरी में एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। अंतिम पंघाल के अलावा 4 और इंडियंस रेसलर को जो है वो ब्रोंज मेडल मिले हैं। कौन कौन है वो 4 आप देख सकते हैं? अंशु मलिक 57 kg कैटेगरी में, सोनम मलिक 62 kg कैटेगरी में, मनीषा 65 kg कैटेगरी में और रितिका 72 kg कैटेगरी में। ठीक है, बेसिकली जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होती है ये हर साल आयोजित की जाती है। केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन ये हर साल जो है चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। एशियन रेसलिंग फेडरेशन AWF, एशियन रेसलिंग फेडरेशन जो है इस चैंपियनशिप का आयोजन करती है जिसमें मेंस फ्री स्टाइल, वीमेंस फ्री स्टाइल ऐसे कई सारे इवेंट यहाँ पर आयोजित होते हैं। तो फर्स्ट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कब हुई थी? 1979 में हुई थी। कहाँ पर? ईरान में। 2020 में पैंडमिक के कारण कोविड-19 के चलते ये चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया था। इसके अलावा 1984 में कुछ पॉलिटिकल रीज़न के चलते जो है इस चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया गया था। इसके अलावा हर साल इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। 2023 में कहाँ पर हो रही है? कजाकिस्तान में हो रही है। कजाकिस्तान जो है वो 1991 में सोवियत जब संघ था, सोवियत यूनियन जब सेपरेट हुआ था, डिवाइड हुआ था, उसके बाद कजाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल जो नूर सुल्तान है उसको रीनेम करके अस्ताना किया है 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। RBI ने संजय अग्रवाल को वापस से अपॉइंट कर दिया है एज अ चीफ ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संजय अग्रवाल की नियुक्ति वापस से कर दी गई है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। मतलब 2026 तक जो है AU स्मॉल बैंक के जो CEO रहेंगे, चीफ रहेंगे, वो संजय अग्रवाल रहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा उत्तम, यहाँ पे एक और पर्सन है जिनका नाम है उत्तम तिवरवाल। इन्हें फुल टाइम या होल टाइम डायरेक्टर AU स्मॉल बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का बनाया गया है। लास्ट पर्सन है और ये पर्सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें रमन मैग्नेसिस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बांग्लादेशी है, आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। फ्रीडम फाइटर एंड पब्लिक हेल्थ पायोनियर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी पास्ड अवे रिसेंटली एट ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जी का निधन हो गया, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। जब ये स्टडी कर रहे थे यूके में तो 1971 का वॉर शुरू हो गया था, तो उसके कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस भी आ गए थे। इन्होंने पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है, एक सर्जन के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिटी को लीड करने की जो क्वालिटी है, उसके लिए इन्हें रमन मैग्नेसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1985 में, 1985 में। इसके अलावा इन्हें राइट लिवलीहुड प्राइज 1992 में दिया गया था इनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। ओके, चलिए, तो ये कुछ पर्सन थे। अब हम बात करते हैं कुछ नेशनल और स्टेट की न्यूज़ के ऊपर। सो इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस
जिसका नाम है रैपिडेक्स, इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में। ठीक है ना, रैपिड और फिर एक्स का मतलब है जनरेशन से है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म अभी हम समझेंगे। इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है रीजनल रेल सर्विस, जिसका नाम क्या है, रैपिडेक्स, इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। और इसकी शुरुआत जो है एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में की गई है। किसके द्वारा, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मतलब एनसीआरटीसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना। What is the name given to the India first semi high speed regional rail services launched by National Capital Region Transport Corporation? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का क्या नाम दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा रैपिड एक्स दिया गया है। रैपिड एक्स का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, जो इसे मतलब रैपिड का मतलब यहाँ पे प्रोग्रेस और फास्ट से, और एक्स का मतलब जनरेशन से है। और इसको बेसिकली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के अंतर्गत रन किया जाएगा एनसीआर रीजन में। बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। इसे 2025 तक दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर में पूरी तरीके से कमीशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। किस राज्य सरकार ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस प्रोवाइड किया है, जिससे उनको स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारी नौकरियां होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में शामिल कर लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फूड कॉन्क्लेव 2023। तो नेशनल फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है 28 और 29 ऑफ अप्रैल को। 28 और 29 अप्रैल को तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाएगा फूड कॉन्क्लेव 2023। यहाँ पे 100 से ज़्यादा लीडर जो कि एग्री सेक्टर से फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे 5 अलग अलग थीम यहाँ पे डिसाइड की गई हैं इस कॉन्क्लेव की, जो कि वेरियस एस्पेक्ट को कवर करती है। मेन फोकस एरिया कौन से रहेंगे, एग्रीकल्चर जो कि सिंबल है ग्रीन का, एडिबल ऑयल येलो, फिर डेयरिंग प्रोडक्ट वाइट, मीट पिंक एंड एक्वाकल्चर ब्लू। अगर हम तेलंगाना की बात करते तो आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर 2014 में इस राज्य का फॉर्मेशन हुआ है। हैदराबाद कैपिटल मिल जाएगी, के चंद्रशेखर राव आपको चीफ मिनिस्टर मिलेंगे और गवर्नर जो है वो तमिलसाई सुंदरराजन है। नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो बिकम इंडिया फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर वाटर। यहाँ पे हुगली नदी है, आप सभी को पता है कि आपको वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हुगली नदी देखने को मिलेगी। तो हुगली नदी के नीचे मतलब हुगली नदी के पानी में यहाँ पर अंडरग्राउंड एक टनल बनाई गई है जहाँ से ये ट्रेन पास होती है। और ये पहली बार भारत में एक रिवर टनल, एक अंडर वाटर रिवर टनल बनाई गई है जिसके नीचे से आपकी यहाँ पे ट्रेन चलेगी। ओके, सो कोलकाता मेट्रो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है। कोलकाता मेट्रो रीच हावड़ा फ्रॉम कोलकाता। तो कोलकाता से इसने हावड़ा का डिस्टेंस कवर किया थ्रू द टनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और इसमें केवल ऑफिसर्स और इंजीनियर्स ही शामिल थे। और इस टनल को हुगली रिवर में बिल्ड किया है, अक्रॉस द हुगली रिवर इस टनल को बिल्ड किया गया है। ठीक है ना। ये आपने देखा कि इसने जर्नी कहाँ पे की है, तो हावड़ा, कोलकाता से हावड़ा गई है, हावड़ा फ्रॉम कोलकाता। ये जो टनल है वो 520 मीटर की टनल है। कितनी है, 520 मीटर की आपको ये टनल देखने को मिलेगी बेसिकली। और ये जब ऑपरेशन में आ जाएगी, पब्लिक के लिए जब ओपन कर दी जाएगी, तो जो हावड़ा स्टेशन होगा वो डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। हावड़ा विल बिकम द कंट्री डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि बिलो 33 मीटर होगा सरफेस के। 33 मीटर की गहराई पे आपको ये रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। तो हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो टनल जो है इसे यूरो स्टार लाइन पे तैयार किया गया है। मतलब जो यूरोप में लंदन और पेरिस के बीच में जिस तरीके से चैनल टनल होती हैं, उसी की कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस टनल को तैयार किया है। बेसिकली इस टनल को डिग करने का काम, इस टनल की खुदाई करने का काम अफकॉन के द्वारा 4 महीने में कर लिया गया था, अप्रैल जुलाई 2014 में। ठीक है, इस ट्रेन के बारे में कुछ खास बातें ये है कि जो कोलकाता में ये हुगली रिवर का एरिया है, ये सिस्मिक जोन 3 में आता है। तो इस टनल को सिस्मिक जोन 3
टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही बनाया है, जिससे कोई भी अर्थक्वेक अगर इस रीजन में आता है तो उस टनल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो टनल है उसकी एज 120 साल बताई जा रही है, ठीक है। और बोला है कि एक ड्रॉप पानी भी इसके अंदर नहीं आ सकता। द कोलकाता मेट्रो टनल इज डिजाइन फॉर द सर्विस लाइफ ऑफ 120 ईयर, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन एंटर द टनल ऑफ द रिवर, ये बात भी कही गई है। अब कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको इनॉग्रेट 24 अक्टूबर 1984 में किया गया था। ये इंडिया की पहली मेट्रो है, ठीक है। साथ ही कंट्री की पहली मेट्रो बन गई है जिसने अंडरग्राउंड नदी टनल बनाई है और नदी के अंदर से जो है वो रेल को क्रॉस करती है। अगर जनरल मैनेजर की बात करें कोलकाता मेट्रो रेलवे के तो वो उदय कुमार रेड्डी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ए हेल्प प्रोग्राम। ए हेल्प प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? तो ए हेल्प प्रोग्राम की शुरुआत उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। अब ये प्रोग्राम क्या है इस पर चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद इसकी फुल फॉर्म पे चर्चा करेंगे। बेसिकली व्यूमेंस जो सेक्टर है, जो महिलाओं की भागीदारी जो है वो आपका खेती में, रूरल एरिया में, और जो आपके कैटल्स होते हैं, जो आपके लाइव स्टॉक रिलेटिव एक्टिविटी होती है, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उसमें और भी ज़्यादा व्यूमेन का कंट्रीब्यूशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या किया जाएगा, जो भी कैटल्स होती हैं, आपने देखा होगा ना कि घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में कैटल मवेशी पाए जाते हैं, उनको कई सारी इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती हैं एनिमल को, है ना। तो उन एनिमल को उन डिसीज़ से बचाने के लिए, इसके अलावा इन एनिमल की टैगिंग करने के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इन वीमेंस को यहाँ पे तैयार किया जाएगा अंडर अ हेल्थ प्रोग्राम। समझ में आए? तो बेसिकली यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आ हेल्प प्रोग्राम उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। महिलाओं की भागीदारी को और भी ज़्यादा इसमें बढ़ाना है। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से वो अपनी पशुओं को, मवेशियों को और गांव के मवेशियों को बचा सकती हैं, उनकी टैगिंग करने कैसी होती है, इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बताया जाएगा और इन्फेक्शियस डिसीज से बचाने के उपचार यहाँ पे बताए जाएंगे। आ हेल्प का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ये ए हेल्प का फुल फॉर्म है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि विनायक दामोदर सावरकर जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि हर साल 28 मई को मनाई जाती है, इसे स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में डिक्लेयर किया है। मतलब विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है 28 मई को, जिससे जो वीर सावरकर जी का कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचा सके, और जिस तरीके से उन्होंने हिंदुज़्म की भावना का या हिंदुज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को लोगों को बताना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, जो विनायक दामोदर सावरकर जी थे, इनका जन्म भी आपको नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा 28 मई को 1883 में, ठीक है। फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर थे। इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी और ये बुक्स तो आप लोग ने एग्जाम में देखी भी होंगी, जैसे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये बुक भी विनायक दामोदर सावरकर जी की ही है। यहाँ पे आपको ये सारी बुक मिल जाएंगी जो कि सावरकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, सावरकर जी के ऊपर मैंने एक अलग से बायोग्राफी तैयार की है, वो बायोग्राफी आपको परचम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे जाके एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्टेटस दिया गया है मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी का, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। बेसिकली ये जो SECI कंपनी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि SECI को मिनी रत्न कैटेगरी में शामिल करते बहुत ही कम समय में इसने बहुत अच्छे काम किए हैं
बेसिकली इसने टारगेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल पे मतलब जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उस पर काम करना है, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को कम करना है। तो इसने यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है पंचामृत गोल, उसको अचीव करने में मदद की, और ये आगे भी फोकस कर रही है कि 500 गीगावाट नॉन फ्यूजल बेस्ड नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को 2030 तक जनरेट कर देगी। अगर मैं SECI के बारे में बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको बहुत ही कम समय में ये अचीवमेंट मिला है। 2011 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ये सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है और पूरा नाम क्या था, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सुमन शर्मा है। नेक्स्ट न्यूज़ है और लास्ट है ये, कैनरा बैंक एंड भारत बिल पे टाई अप फॉर क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। यहाँ पे कैनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने MOU साइन किया है और एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैनरा बैंक जो है वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज अवेलेबल कराई है, बिल पेमेंट करने की सुविधा अवेलेबल कराई है। किसके ज़रिए, BBPS के ज़रिए। BBPS मतलब क्या होता है, आपका भारत बिल पे लिमिटेड। ठीक है, अभी जो सुविधाएं थी आप UPI के जरिए कर रहे थे, बारकोड के जरिए कर रहे थे, लेकिन भीम एप्लीकेशन के जरिए भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये भारत बिल पे लिमिटेड के साथ टाई अप करके कैनरा बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो कि क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विसेज की सुविधा को उपलब्ध कराएगा। किन लोगों के लिए, जो इंडियन बसे हुए हैं कहाँ पर, ओमान में। तो ओमान में जो इंडियंस हैं उनके लिए इस सर्विसेज को लॉन्च किया गया है, इंडियन बेस्ड इन ओमान। इसके लिए यहाँ पे जो आपका BBPS है मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम है वो कैसे पेमेंट करवाएगा, तो उसके लिए इसने जो मस्टेंडम एक्सचेंज है उसके साथ इसने टाई अप किया है। मस्टेंडम एक्सचेंज क्या, जैसे हमारे देश में NSE होते हैं, BSE होते हैं, एक्सचेंज है ना, वैसे ही ओमान का एक्सचेंज है। ठीक है, जिसको 1982 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, India ranked 5th in the term of investment received by the startup offering artificial intelligence based product and service last year। अब देखिएगा यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक AI इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है। हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं AI इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को किसने इशू किया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि वो देश कौन से हैं जिनको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है ऐसे स्टार्टअप में जो कि AI बेस्ड है, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और इन सेक्टर में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इस नंबर पे भारत की रैंकिंग जो है वो 5वें नंबर की है। लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर सेक्टर में भारत को जो इन्वेस्टमेंट मिला है वो $3.24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे USA है, सेकंड नंबर पे चाइना, फिर UK, इजराइल और 5वें नंबर पे भारत है जिसको $3.24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। ठीक है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर, चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो ITI कॉलेज उधमपुर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है ZSI मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिसेंटली एक नई स्पीसीज मिली है मेढक की, फ्रॉग की। कहाँ पे, साउथ गारो हिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो गारो हिल डिस्ट्रिक्ट जो है मेघालय का, वहाँ पर एक नई स्पीसीज फ्रॉग की मिली है किसे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। और इस नई स्पीसीज का नाम क्या है, अमोल्पस सीजू। अमोल्पस सीजू क्या है, एक फ्रॉग की नई स्पीसीज है, एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट है, RBI ने कर्नाटका बैंक को अप्रूवल दे दिया है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कर सकती ऑन द बिहाफ ऑफ CBDT। क्योंकि हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के पास होती है। तो उनके बिहाफ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कर्नाटका बैंक को दी है RBI ने। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं MCQ के बारे में। सबसे पहली बात, IMF के अकॉर्डिंग भारत की GDP ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या रहने का अनुमान है। तो पहले इसने कहा था कि 6.1% रहेगी, फिर अब इन्होंने कहा है कि 5.9% रहने का अनुमान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ TCS टू रिप्लेस राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन को रिप्लेस करके TCS के नए MD कौन बन गए हैं, तो आंसर हो जाएगा के कीर्ति वसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, who among these the oldest billionaire and the former chairman of Mahindra and Mahindra Group who passed away recently। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, केशव महिंद्रा, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, blank is the set of rules or grammar that govern the formulation of the statement in the programming language such as spelling, order of words, punctuation, etc। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स, हम कोई भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी आप C++, जावा कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ आप फॉर्मूला, कुछ आप सिंबल्स, स्पेलिंग का यूज़ करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिंटेक्स बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज अ नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड फोकस ऑन सोशल कनेक्शन। तो 3D वर्चुअल वर्ल्ड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा मेटावर्स है, मेटावर्स जो अभी सुर्खियों में था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is a spyware developed by the Israeli cyber arm company NSO Group? NSO Group के द्वारा तैयार किया गया स्पेवेयर कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा पेगासस। आप लोगों ने पेगासस को न्यूज़ में देखा होगा, कई सारे इंडिया के पॉलिटिशियंस पे को भी यहाँ पे टारगेट में रखा गया था पेगासस के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस डिवाइस का नाम आपको बेसिकली बताना है। ब्लैंक इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट अ लैपटॉप टू मल्टीपल पेरिफेरल्स। लैपटॉप को बहुत सारे अलग अलग पेरिफेरल या डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम डॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? डॉक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। आपको पता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको डेटा को क्या करना पड़ता है? फैच करना होता है। फैच करने के बाद डेटा की प्रोसेसिंग होती है ना? इसे क्या बोलते हैं? फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट इज नोन एज द डेटा रिट्राइवल। हम डेटा को क्या कर रहे हैं? रिट्राइव कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Blank is a small piece of software that tell the operating system and other software how to communicate with a piece of hardware। अब देखिएगा, हम हार्डवेयर पे काम करते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और वो सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में मदद करते हैं, जिन्हें हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, है ना? कोई भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा रिसेंटली एक यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को लॉन्च किया गया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने, हमारे जो वित्त सचिव हैं, उन्होंने एक यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को जो है लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? मनोज गोबिल है, संजय मल्होत्रा है, राजीव गौबा है या फिर प्रमोद कुमार मिश्रा है। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।